निकिता अपने मायके में अपनी माँ और पिता के साथ रहा करती थी। निकिता की माँ भी निकिता की तरह आलसी और चटोरी किस्म की थी। दोनों माँ बेटी अक्सर खाना ना बनाना पड़े इसलिए बाहर से ही खाना मंगवा लेते या खुद बाहर जाकर खा लेती। पर शादी के बाद जब निकिता ससुराल आती है तो उससे बाहर का खाना नहीं मिलता और घर का खाना उसके गले से नीचे नहीं उतरता। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है। अरे वाह बड़ी बहू, आज तो तूने खाना बहुत टेस्टी बनाया है। लग रहा है कि तूने मन से खाना बनाया है आज। माँ जी, मैं तो हमेशा ही मन से बनाती हूँ। अब महीने में 1-2 बार खाना बिगड़ जाता है तो इसमें मेरी क्या गलती। अच्छा निकिता, तुम्हें कैसा लगा आज का खाना? अब मैं क्या बताऊं दीदी, आपकी तो इतनी तारीफ हो गई है, मेरे मुंह में तो शब्द ही नहीं बचे। सच में खाना लाजवाब बनाती हैं आप। मुझे तो इतना टेस्टी खाना बनाना आता ही नहीं। अरे कोई बात नहीं छोटी बहू, तू भी सीख जाएगी। तेरी जेठानी गुणों से भरी पड़ी है। इतना बोलकर उमा अपने परिवार के साथ एक बार फिर स्वाद लेकर खाना खाने लगती है। वहीं दूसरी ओर निकिता खाने को देख देख कर मुँह बनाती है। क्या यार, कैसे घर में आ गई? यहाँ तो हमेशा दिन रात घर में ही खाना बनाओ और घर में ही खाओ। क्या स्वाद आ रहा है इस खाने में जो ये लोग इतना स्वाद ले लेकर खा रहे हैं। मुझसे तो ये खाना खत्म ही नहीं हो रहा। अरे निकिता, क्या हुआ? तुम्हारा खाना खत्म नहीं हो रहा? तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, खाना बहुत अच्छा है। बस मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं आराम कर लूँगी तो ठीक लगेगा। अच्छा चलती हूँ मैं। निकिता तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति नितिन को फ़ोन करती है। नितिन कहाँ हैं आप? देखिए जहाँ भी है वहाँ से आते हुए मेरे लिए बाहर का कुछ भी खाने को ले आना। पिछले 24 घंटे से मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया। मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा, मेरा गला भी सूख रहा है बाहर का खाना खाने के लिए। निकिता, मुझे आने में लेट हो जाएगा, शायद मैं रात को 12 बजाऊँ, और इतनी रात को दुकान कहाँ खुली रहती है? नहीं ला सकते मेरे लिए तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर दीजिए। मैं घर में किसी को पता नहीं चलने दूंगी और छुप कर अपने कमरे में खा लूँगी। अच्छा ठीक है, पर देखो मैं रोज़ रोज़ बाहर का तुम्हें नहीं खिलाने वाला, और अगर बीमार पड़ गई ना तो तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगा, इसलिए बाहर का खाना कम करो। नितिन निकिता के लिए बाहर का खाना ऑर्डर कर देता है। निकिता अपने ससुराल वालों से छुपकर अपने कमरे में बैठकर बाहर का खाना खाती है। पता नहीं ये रेस्टोरेंट वाले अपने खाने में क्या डालते हैं। कितना लाजवाब खाना बनाते हैं। पता नहीं घर के लोग घर का खाना कैसे खा लेते हैं। मैंने पिछले 24 घंटे से बाहर का कुछ नहीं खाया, मेरी तो तबीयत बिगड़ने लगी। पर अब लग रहा है जैसे जान में जान आ गई। निकिता बड़ा ही स्वाद लेकर अपने कमरे में बैठकर बाहर का खाना खाती है। अब इसी तरह से निकिता घर का खाना ना खाकर कभी खुद बाहर जाकर खा लेती तो कभी ऑर्डर करके घर मंगवाकर बाहर का खा लेती। पर उसकी ये चोरी एक दिन उसकी जेठानी पकड़ लेती है जब निकिता कविता के साथ बाहर मार्केट जाती है। दीदी चलिए ना, हक्का नूडल्स खाते हैं। इस घर में तो बाहर का कुछ भी नहीं आता, मेरा बड़ा दिल कर रहा है। चलिए ना दीदी। अरे निकिता, मैं बाहर का नहीं खाती, मेरा तो जो भी मन करता है घर में ही बनाकर खा लेती हूँ। वैसे भी मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम घर में खाना नहीं खा रही, और मैंने तुम्हें अक्सर देखा है बाहर जाकर कुछ खाते हुए। अगर जिस दिन तुम बाहर नहीं जा पाती उस दिन मोहल्ले के किसी बच्चे से अपने लिए कुछ बाहर का खाने को मंगवा लेती हो। और एक दिन जब मैं तुम्हारा कमरा साफ़ कर रही थी तो मुझे पिज्ज़ा के कुछ बॉक्स पे मिले थे तुम्हारे कमरे में। सच सच बताना, तुम हमेशा बाहर का खाना खाती हो ना, इसीलिए घर में नहीं खाती ना? दीदी, अब जब आपको पता चल ही गया है तो आपसे क्या छुपाऊं। पर आप मेरी बात मानिए, एक बार आप भी ना बाहर का खा कर देखिए। ये लोग बहुत सफाई से बनाते हैं। रेस्टोरेंट पर खाने की बात ही कुछ अलग है। अरे एक बार ट्राई तो कीजिए। चलिए ना मेरे साथ, चलिए। निकिता कविता को अपने साथ ले जाती है और रेस्टोरेंट में बैठकर हक्का नूडल्स खाती है। कविता को भी उस रेस्टोरेंट का हक्का नूडल्स बहुत पसंद आता है। अब इसी तरह से हमेशा निकिता और कविता किसी न किसी बहाने बाहर जाते और बाहर से ही खाना खाकर आते, जिस वजह से अब निकिता के साथ कविता ने भी घर का खाना खाना बंद कर दिया था। ये देखकर एक दिन उमा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू, मैं देख रही हूँ
कुछ दिनों से तुम दोनों घर का खाना नहीं खा रही। कविता बहू, निकिता का तो समझ में भी आता है कि वो अक्सर बाहर का खाना खाती है, पर क्या तू भी उसकी तरह बनती जा रही है? क्या मैं बाहर का खाना? नहीं 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 माँ जी, मैं तो बाहर का कुछ नहीं खाती, मैं घर का ही खाना खाती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती। छोटी बहू, मैंने अपने ये बाल ना धूप में सफ़ेद नहीं किए। तुझसे पहले नितिन भी अक्सर बाहर का खाना खाता था, घर के खाने की तरफ तो वो देखता भी नहीं था, और वही हाल तेरा है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तुझे कुछ बोलती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं। माँ जी। बहू, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। तुम दोनों को अक्सर बाहर जाकर खाते हुए देखते हूँ, और मोहल्ले के बच्चे भी मुझे सब बताते हैं कि कैसे तुम दोनों बच्चों से बाहर की चीज़ मंगवाती हो। बड़ी बहू, छोटी बहू तो शादी से पहले से ही ऐसी है, पर तू भी उसके साथ रहकर उसके जैसी बन रही है। अब ऐसा नहीं है माँ जी, वो तो निकिता ने ज़िद की और उसने मुझसे कहा कि काफ़ी दिन से इसने बाहर का कुछ खाया नहीं, तो मैं बस निकिता को कंपनी दे रही थी खाने में। बहू, बाहर का खाना खाने से मना नहीं है, पर अगर तुम दोनों ने बाहर के खाने को कम नहीं किया और घर का खाना खाना शुरू नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और यह मेरी आखिरी चेतावनी है। उमा अपनी बहू को चेतावनी देकर चली जाती है, पर समय के साथ अब निकिता की संगति में उसकी जेठानी के साथ उसका पति भी शामिल था। अब काम के बहाने नितिन भी अक्सर बाहर से ही खाना खाकर आ जाता और अपनी बीवी के लिए भी लेकर आता, और घर आकर घर वालों से झूठ कह देता। निकिता का असर पूरे परिवार पर धीरे धीरे पड़ रहा था। ये देखकर उमा की चिंता बढ़ रही थी। ऐसे ही एक दिन नितिन घर आकर खाना नहीं खाता और अपने हाथों में खाना लेकर सीधा कमरे में चला जाता है। छोटी बहू की संगति में सब बिगड़ रहे हैं। पहले सिर्फ छोटी बहू बाहर का खाती थी, पर अब तो इसके साथ मेरी बड़ी बहू और बेटा भी खाने लगे। क्या करूं ताकि ये लोग बाहर का खाना कम कर दे? उमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और इसी बीच एक दिन कविता की तबीयत खराब हो जाती है, और जब उसके पेट में दर्द होता है तो उमा उसे डॉक्टर के पास ना ले जाकर खरी खोटी सुनाने लगती है। अच्छा हुआ बड़ी बहू तेरे साथ, आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तेरी लापरवाही की वजह से हो रहा है। माँ जी, आप इस तरह की बातें कैसे कर सकती है? देखिए दीदी के पेट में कितना दर्द हो रहा है, इन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चुप कर बहू, ये सब कुछ तेरी वजह से तो हो रहा है। खुद तो बाहर का खाती है, साथ में घर वालों को भी खिलाती है। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। और खाओ बाहर का खाना, कोई दवाई नहीं करवाने वाली मैं, तड़पते रहे। इसी बहाने बाहर का खाना खाना तो कम होगा तुम लोगों का। माँ जी, प्लीज़ दवाई दिलवा दीजिए, मैं आगे से बाहर का नहीं खाऊंगी, वादा करती हूँ आपसे। और निकिता तुम भी मत खाओ, वरना मेरे जैसी हालत तुम्हारी भी हो जाएगी। ठीक है, आज तो बुला देती हूँ डॉक्टर, पर आगे से मैंने तुम दोनों में से किसी को भी बाहर का खाता हुआ देखा, या तुम दोनों में से किसी ने भी कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हें दवाई के बदले बाहर का चाउमीन, मोमोज, बर्गर खिलाऊंगी। तबीयत खराब होने पर उमा अपनी दोनों बहुओं की अच्छे से क्लास लेती है। अपनी सास की डांट सुनने के बाद कविता तो होश में आ जाती है, पर निकिता अब भी बाहर के खाने पर जिंदा रहती है। अरे सर्वेश, आपका स्वेटर गिर गया। अब हाँ, थैंक यू, मुझे वापस करने जाना था, वरना यही रह जाता। अरे वापस क्यों कर रहे हो? इतना सुंदर तो है, क्या गजब डिजाइन है इसकी। है ना, पर मेरी वाइफ को पसंद नहीं आई, उसे और महंगा। छोड़ो। अरे दुखी क्यों हो रहे हो? चलो नीचे कैंटीन में चाय पीते हुए बातें करते हैं, उधर से मैं तुमको कार में छोड़ दूंगी, मेरा भी निकलने का टाइम हो गया। सुबह मैं अपनी वाइफ के पास गया और बोला, ये देखो दीक्षा, असली ऊन से बनी है, और डिजाइन तो देखो कितनी यूनिक है। मॉल वगैरह में तो मिले भी ना ऐसी असली और हैंडमेड चीज। पहन लो, शो ऑफ करना सहेलियों में। शो ऑफ ना ज़ारा या गुच्ची के जैकेट पहन के होता है, इस ऊनी स्वेटर से नहीं। दिलवाना है तो जैकेट दिलवा दो। अरे 10-12 हज़ार की जैकेट आती है, इतने में महीने भर का घर का खर्चा चल जाएगा। और तुम भी क्या कर रही हो यार दीक्षा, इतनी अच्छी स्वेटर लाया हूँ, तुम थैंक यू बोलने की जगह नई जैकेट की मांग कर रही हो।
अरे कम से कम अभी बिना मन के ही रख लेती, मेरा मन रखने के लिए। यार पैसों की इतनी पड़ी है तो ये भी वापस कराओ। वैसे भी मुझे नहीं पहनना ये पुराने जमाने की स्वेटर। कोई बात नहीं यार, तुम सैड मत हो ना। वैसे भी तुम चाहो तो ये स्वेटर मुझे गिफ्ट कर सकते हो। हाँ तुम रख लो। वैसे भी तुम इतनी सारी चीजें गिफ्ट करती रहती हो मुझे। तुमको तो पता ही है सर्वेश, मैं कितना पसंद करती हूँ तुमको। अगर तुम शादीशुदा नहीं होते ना तो मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ नहीं रहती। आई नो रश्मि, पर हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। चले? चलो। रश्मि सर्वेश से स्वेटर लेकर उसे घर छोड़ने के लिए निकलती है। अरे रुको रुको, क्या हुआ? मैं अभी आया। कार से उतर के सर्वेश भाग के रोड की दूसरी तरफ से कुछ खरीद कर ले आता है। अरे क्या हुआ? क्या लेने गए थे? मोगरे की माला दीक्षा के लिए। उसे देता रहता हूँ, कभी गजरा कभी माला। बहुत लकी है दीक्षा। मुझे तुम जैसा कोई मिल जाए तो मैं खुद को इस दुनिया की सबसे खुश लड़की कहने से कतराऊंगी नहीं। तुम भी ना, तुमको भी अच्छा लड़का मिलेगा रश्मि, ट्रस्ट मी। तुम जैसा चाहिए कोई मुझे। अरे यार थोड़ा लेट हो तुम। मेरी शादी नहीं हुई होती तो ये मोगरे की माला तुम्हारे लिए लाता। वैसे ये तुम्हारा नेकलेस भी कम अच्छा नहीं है। थैंक यू। कम तारीफ करते हो पर जितनी भी करती हो अच्छा लगता है। रश्मि सर्वेश को घर छोड़ देती है। ये देखो, मोगरे के फूल की माला लाया हूं तुम्हारे लिए। महकती रहोगी दिन भर। हमेशा यही तो लाते रहते हो। अब मैं इस खुशबू से ना बोर हो गई हूँ। अरे ठीक है ना, कल चमेली के फूल की माला ले आऊंगा। अरे गले में कुछ पहनाना ही है तो सोने का हार लाओ ना। एक तो सोने का हार आता है बहुत महंगा, दूसरा उसमें से खुशबू थोड़ी ना आती है डार्लिंग। खुशबू के लिए तो इत्र लगा लूंगी मैं। तुम सोने का हार लाओ तो सही। तुम्हारा बर्थडे आने दो या कोई खास मौका, तब सोचेंगे। सोचते ही रहोगे, मुझे पता है तुम लाओगे तो नहीं। अरे यार दीक्षा, एक बात बताओ, क्या मैं अंबानी का पोता हूं या टाटा बिरला का भांजा भतीजा? अरे अभी बजट नहीं है यार, ये समझने में क्या जा रहा है तुम्हारा? सर्वेश बहुत पैसा नहीं कमाता था, पर जितना भी कमाता था उसमें दीक्षा के लिए बेस्ट करने की कोशिश करता। पर दीक्षा की खुशी किसी और चीज में ही थी। अगली सुबह सर्वेश जल्दी उठ के रेडी हो जाता है। आज ऑफिस जल्दी जाना है, बस ना निकल जाए। खाना बना दिया क्या? माइक्रोवेव नहीं है घर में। रात का खाना गरम करके कैसे दूं आपको? अरे गैस चूल्हा तो है ना फिर। अरे स्टेटस तो है ही नहीं कुछ, क्लास तो है ही नहीं कुछ, घर में एक भी महंगी चीज नहीं है। अरे तुम हो ना महंगी से भी महंगी, एकदम अनमोल। प्यार की बातों से कुछ नहीं होगा। किचन के लिए माइक्रोवेव, बेडरूम के लिए नए सोफे और आने जाने के लिए नई कार लेकर आओ। अब मैं और कंगाली में नहीं रह सकती। हाँ। अरे कंगाल तो नहीं है हम, सोफे और माइक्रोवेव ले आऊंगा, पर कार के लिए तो रुकना पड़ेगा। और यार मैं कोई जिम थोड़ी ना हूं कि तुम्हारी हर फरमाइश पूरी कर सकूं। मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ, कम में तो मैं वहां भी रह सकती हूँ। तुम्हारा काम ही क्या है फिर? 2 नंबर का काम करो, चोरी करो, डाका डालो, जुआ खेलो, अरे कोई भी गलत काम करो, पर मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। ऑफिस चला जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दीक्षा अपनी इच्छाओं के लिए उससे ऐसी बातें करेगी। वो दिन भर ऑफिस में उदास रहता है। रश्मि सब नोटिस करती है, पर बोलती तभी है जब सर्वेश ऑफिस से निकलने वाला होता है। सर लिफ्ट दे दूं घर तक? हाँ बिल्कुल। मुझे पता है तुम्हारी और दीक्षा की लड़ाई हुई है ना। अरे तुम्हें कैसे पता चला? इतना तो समझती हूँ तुमको। बताओ क्या हुआ?
अरे आज मैं सुबह घर से निकल रहा था कि हाँ, फिर? और अरे अरे, रो क्यों रहे हो? सुनो, रोना बंद करो। रश्मि गाड़ी बगल में लगाती है। गले लग जाओ मेरे, हल्का महसूस होगा। सर्वेश रश्मि का कहना मान लेता है और बहुत देर तक रश्मि को गले लगा के रोता रहता है। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है रश्मि, बहुत आराम मिलता है। तुम समझती हो मुझे, दीक्षा को बस चीजों से, पैसों से मतलब होता है। मेरे इमोशंस से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूं सर्वेश। इस बार सर्वेश रश्मि को फिर से गले लगा लेता है और उस रात सर्वेश और रश्मि एक दूसरे की बहुत करीब आ जाते हैं, इतने करीब जैसे पति और पत्नी हो। अगले दिन ऑफिस में सर्वेश रश्मि को अकेले में कहता है, कल जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा। पर मैं शादीशुदा हूं रश्मि। तो ऐसा सोचो जैसे अब तुम्हारी दो पत्नियां हैं, एक घर वाली और एक बाहर वाली। एक तो संभल नहीं रही है मुझसे। मैं तुमको और उसको दोनों को संभाल सकती हूँ, उसको जो चाहिए सब दे सकती हूँ। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ सर्वेश, और मुझे पता है तुम मेरे साथ खुश हो। उसके बाद दीक्षा की हर मांग पूरी होती है क्योंकि रश्मि के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। रश्मि को सर्वेश से प्यार मिल रहा था। सर्वेश को रश्मि में कोई समझने वाला और बात करने वाला मिल रहा था, और दीक्षा को कार, माइक्रोवेव, सोने का हार सब मिल रहा था। बस दीक्षा को ये नहीं पता था कि सर्वेश के पास अचानक इतने पैसे आए कहाँ से। सर्वेश रश्मि के साथ फील्ड वर्क का बोल के लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता है। हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे नहीं, प्यार करना गलत थोड़ी ना होता है। पर अगर छुपाना पड़े तो गलत ही है ना? तो बता दूं, दीक्षा शायद ही बुरा माने, उसे तुमसे ज्यादा चीजों की, स्टेटस की, क्लास की फिक्र है। मैं बता दूंगा जल्द ही। मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे धोखा देना नहीं चाहता। हाय तुम्हारी ईमानदारी, मैं तो मर जावा गुड़ खा के। तुमसे ना रोज थोड़ा और ज्यादा प्यार हो जाता है। रोज एक अच्छाई वाली बात कर देते हो तुम। एक दिन दीक्षा सर्वेश को पूछ लेती है, अरे सुनो ना, गजरा नहीं लाते आजकल तुम? आजकल दूसरे रास्ते से आ रहा हूं ना। पर तुम्हारी शर्ट पे मोगरे की, चमेली, गजरे की खुशबू तो आती रहती है। अब वो पता नहीं क्यों। तुम मुझे बता चुके हो पहले कि तुम्हारे ऑफिस की रश्मि तुमको पसंद करती है, कहीं तुम उसके लिए तो। अब सुनो दीक्षा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पे शक करो, तो मैं ही सच बता देता हूँ। एक दिन मैं कार में उसके साथ आ रहा था और बहुत रोने लगा। वजह थी तुम, और फिर सब हो गया? हाँ, ये जितनी भी चीजें हैं सब उसी की है। मुझे लग ही रहा था। सॉरी। अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी। गलती मेरी है जो मैं तुमको वो सब नहीं दे पाई जो तुम्हें रश्मि से मिला। नहीं नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है। कुछ मत बोलो सर्वेश, मेरे पास तुम थे, फिर भी मैंने दूसरी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी, और आज मेरे पास सब है पर मेरा पति नहीं। अरे तुम्हारे पास ही तो हूं। हाँ, आधे मेरे आधे उसके। सर्वेश और दीक्षा दोनों अपने हालातों पे जी भर के रोए। पता नहीं इसके बाद इस कहानी में क्या हुआ, पर अब तक जो हुआ उससे ये तो समझ आया कि ना सोने के हार का और चमचमाती कार का
दिल तो भूखा होता है अपनेपन और प्यार का।